बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। अच्छा जी, लास्टली हमने जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपको ड्रॉबैक्स जो है समझ आ जाए। और जब ड्रॉबैक समझ में आ जाएगा तो फिर हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर, जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक हो गया। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल नील बोहर्स ने दिया था रदरफोर्ड की जो एरर्स थे उसकी करेक्शन के लिए, और हमने बात की थी कि रदरफोर्ड, अगर आप ऊपर देखें, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक था वो यही था कि क्लासिकल फिज़िक्स के तहत वो कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और फिर जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसका जो ऑर्बिट है वो छोटे से छोटा होता जाता है, स्मॉलर और स्मॉलर होता जाता है, और ऐसा एक टाइम आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है न्यूक्लियस पे गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बट ये क्लासिकल फिज़िक्स के तहत था, लेकिन जाहिर है कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस पे जो है इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करता और एटम स्टेबल है, और ये एटम स्टेबिलिटी, एटम की जो स्टेबिलिटी है वो बोर्स ने बताई थी। दूसरा जो ड्रॉबैक था इसका ये था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन बट एक्चुअली द लाइन स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि अभी आप क्योंकि छोटी 9th ग्रेड क्लास में तो इतना डिटेल में भी नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें रेनबो लाइक कलर्स नज़र आते हैं, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें ब्लैक और वाइट कलर्स होते हैं। कलर्स तो है कह ही नहीं सकते, ब्लैक एंड वाइट होता है। तो 2 पॉइंट्स थे, फिर से आखिरी बार कंक्लूड कर देती हूँ। रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, एंड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। उसका ऑर्बिट जो है छोटे से छोटा होता जाता है, एंड टाइम विल कम दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन टू द न्यूक्लियस एंड द एटम्स विल कोलैप्स। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेकेंड पॉइंट में रदरफोर्ड के था जी, वंस द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली इस तरह नहीं था बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बना था। आ जाते हैं नील्स बोहर के ऊपर, और वो एटम की स्टेबिलिटी को, पहली बात अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड की पहली करेक्शन ये है कि उसकी एटम की स्टेबिलिटी पे बात करता है कि एटम इज़ अ स्टेबल, और ऐसा नहीं होता कि जो है न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन आके गिर जाए, और लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, और वो कैसे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक खुली हुई है सामने ताकि कोई लाइन मिस ना हो जाए। अब आ जाते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट पे। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है रदरफोर्ड की करेक्शन के साथ कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये मैंने एटम बनाया है, ठीक है, ये एटम, चले मैं वहाँ बनाती हूँ दूसरी तरफ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर ये एटम है, ये जी, ये लें, सर्कल मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारा एटम बन गया, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, आपको पता है ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। उस वक्त तो ये हमारा प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन हो गया। खैर हमें इससे लेना देना नहीं है, ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। अब हम ये कह रहे थे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बोर्स का कि द इलेक्ट्रॉन इज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस बट इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ये जो पाथ है, ये सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर रास्ता है, इसको वो कहता है कि शेल है। इसको इसने नाम दिया, ये जो सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट है इसका नाम क्या है, ये लें जी, शेल। शेल है, या फिर हम इसको कहते हैं एनर्जी लेवल, शेल कहते हैं या फिर हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो अगर ये फर्स्ट शेल, अब मैं आपको ज़रा शेल का ही बता दूं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, एक शेल, थोड़ी सी डायग्राम गंदी बन रही लेकिन टॉलरेट कर लिएगा, मसला नहीं है। चलो,
ये जो है जी शेल कहते हैं। हमने तो अभी एक ही पॉइंट बात की, हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये फर्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। ये फिक्स सर्कुलर रास्ता है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको हम शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है और ये एनर्जी लेवल 3 है। या फिर आप जब शेल बोल रहे हैं तो ये शेल नंबर 1 है और शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन से। ठीक हो गया, शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन से। एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 2, एन इज इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया, तो ये शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 हो गया। ये बात हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड शेल्स या फिर एनर्जी लेवल। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन इस फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, वो अपनी एनर्जी को लूज या एमिट नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन लाइट को कहते हैं। ठीक है, जो एमिशन या फिर लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। बात समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको? सेकंड पॉइंट क्या था? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, जब तक कि वो रिवॉल्व करेगा इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, इट डज नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब सवाल ये उठता है कि व्हेन इट डज लूज और गेन एनर्जी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन है, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल है ना, ये N1 है और ये N2 है। ये एनर्जी लेवल 1 है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल 1 है और ये एनर्जी लेवल क्या है आपका? 2 है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लो एनर्जी लेवल टू अ हाई एनर्जी लेवल, इट विल एब्जॉर्ब और गेन एनर्जी। वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या फिर गेन करेगा एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है? बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एब्जॉर्ब करेगा या गेन करेगा एनर्जी। ये देखें, मैंने लिख भी दिया। When electron jumps from a low energy level to a high energy level, it will absorb or gain energy. सही हो गया। दूसरी चीज़, when an electron jumps from a higher to a lower orbit, जब वो फिर higher से lower पे आएगा इलेक्ट्रॉन, it will lose energy. It will emit energy in the form of radiation, in the form of a light. तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे, तब वो एनर्जी या लाइट को एब्जॉर्ब करता है और गेन करता है। और जब हायर टू लोअर आता है, इट विल एमिट रेडिएशन, इट विल एमिट लाइट, इट विल लूज एनर्जी। बात समझ में आ गई? चलें, उसके बाद हम आपके जो पॉइंट आपका एक और भी बता देते हैं एनर्जी लेवल के लिहाज से कि द डिस्टेंस, अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बनाती हूँ तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है? बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है, ऐसे ये चेक करें। फिर एनर्जी लेवल 2 में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा है और सबसे करीब जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट शेल का है। तो कहने का मकसद क्या है? द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस, द ग्रेटर द एनर्जी इट हैज़। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो यस, ये हाई एनर्जी लेवल है, ये जो N3 है ये हाई एनर्जी लेवल है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल 2। एनर्जी लेवल 2 इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल 1। बात समझ आ गई? तो अभी हमने जो बात की, द डिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बहुत डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है? द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ हायर एनर्जी व्हेन इट इज़ फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसी कोई इशू तो नहीं है? 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलें अब दोबारा हम अपनी बुक के पास आते हैं। चलें जी, अब हम आ गए हैं अपनी बुक के पास और अब आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर
पाथ, आप इसको कट शॉर्ट में अपनी जो है लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हर ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी होता है, ऑर्बिट को हम जो है एनर्जी लेवल या शेल्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बता दिया। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, द ग्रेटर द एनर्जी इट हैज़। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है कि कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी अगर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला थर्ड पॉइंट बहुत ब्रीफ में अभी बताती हूँ, ये थर्ड पॉइंट मार्क कर लें, बताती हूँ। फिर हम यहाँ आ गए थे, इसको हमने किससे कनेक्ट किया था, ये मैंने आपको बताया था एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। और रेडिएट एनर्जी कब करता है ये मैंने आपको समझा दिया कि जब लाइट एब्जॉर्ब कब होती है, लाइट एमिट कब होती है। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अब फिफ्थ पॉइंट में था कि द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। यानी आपने अगर मालूम करना है डिफरेंस कि कितना लाइट एमिट हुआ है, कितना जो है एनर्जी लूज़ हुई है, तो आपने हाई एनर्जी लेवल में से लो एनर्जी लेवल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं बड़ा आसान सा बताती हूँ इसको। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इसका एक तो पहली बात समझ लें कि कुछ लैंग्वेज की इसकी बात समझ लें, इसमें जो मुश्किल लैंग्वेज है पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है स्पिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है कि जो स्पिन है, स्पिन का मतलब भी है मूवमेंट और स्पीड। ठीक है ना, स्पिन इसकी लैंग्वेज है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसको हम स्पिन कहते हैं कि स्पिन करता है, जैसे अर्थ स्पिन करता है। अच्छा जी, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, आसान ज़बान में हम आपको अगर बता दें कि होल नंबर ये आ गया होल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं भाई, होल नंबर्स आर नॉट इन अ डेसिमल, नॉट इन अ फ्रैक्शन, बल्कि होल नंबर होते हैं 1 2 3, ठीक है, 4, ये होल नंबर है सब ना। अब ज़रा सुन लें, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन, इस पूरे जुमले का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट में स्पिन करते हैं, मूव करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। अब आप कहोगे फिक्स्ड ऑर्बिट कौन सा है, फिक्स्ड ऑर्बिट होल नंबर है, यानी कि 1 2 3 क्या चीज़ है, ये एन है। एन का मतलब नंबर ऑफ शेल, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिक्स शेल में। या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट शेल में, या तो इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड शेल में, या इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में। तो कहने का मकसद था इलेक्ट्रॉन्स ओनली स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स शेल। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अगर मैं एक लैडर ले लूँ, ठीक है, एक मैंने जी ये सीढ़ी ले ली। अब मैं सीढ़ी अगर ले रही हूँ तो मुझे इन सीढ़ियों के स्टेप पे ही चढ़ना है, ऐसे ही है। मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूँ तो मैं इन सीढ़ियों के स्टेप पे ही चढ़ूँगी, ना कि इनके स्पेस में मैं चढ़ूँगी। स्पेस में तो नहीं चढ़ रही हूँ, बल्कि मैं एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। लेकिन बात यह है कि आप कहोगे यहाँ से गुजर भी तो रहा है, लेकिन जाहिर है कि वो एक सर्टन जो है टाइम पे होता है ये काम। लेकिन तो आपने सिर्फ ये समझना है कि द इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है या स्पिन करता है, लेकिन सिर्फ एक फिक्स एनर्जी लेवल्स पे वो मौजूद होता है। या तो एनर्जी एन का मतलब है एनर्जी लेवल 1 2 3 यानी कि शेल। ठीक है, और फिर आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो फिर ये जो प्लांक कांस्टेंट निकाला हुआ है, एक फार्मूला होता है MVR इज इक्वल्स टू MVR इज इक्वल्स टू NH। ठीक है, इधर आ जाएगा NH। MVR इज इक्वल्स टू NH 2 पाई। इससे आप इलेक्ट्रॉन की मास, वेलोसिटी और कुछ भी मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आपके लेवल के लिए सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में जो है स्पिन करता है, और वो या एनर्जी लेवल्स होते हैं या तो 1 शेल में, या तो 2 शेल में, या 3 शेल में। अब चलते हैं आगे, आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। देखें ये फिगर में भी बताया है, ये N इज इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल 1 है और नंबर ऑफ शेल 1 है। ये N2 है, एनर्जी लेवल 2 है, और शेल नंबर 2 है। ठीक है, शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई सबको।
अब आगे चलें तो बोहर मॉडल डज नॉट डिपिक्ट द 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ एन एटम। अब यहाँ पर ज़रा ड्रॉबैक्स आपको ज़रूर लाजमी 2-3 जो है ना बुक में आप ड्रॉबैक्स यहाँ पर लिख लेंगे छोटे छोटे। अब पहला ड्रॉबैक तो ये हो जाएगा वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, इसका जो है सिर्फ बोहर जो था ना सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पे ही काम कर रहा था। हाइड्रोजन में आपको पता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लार्जर एटम विद मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो हमने कहा कि जी अगर आप लिखना चाहें तो बुक में लिख लें इट एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन और ब्रैकेट में लिख लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वेल बट फेल्स फॉर लार्जर एटम्स विद मोर इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखें वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन एटम, लाइक भी हटा देती हूँ, चलें वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन में आपको याद रखना है ये नंबर 1 पॉइंट है। ठीक हो गया ड्रॉबैक का, ये आप नंबर 1 लिखना है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आगे भी लिख लें बट फेल्स फॉर लार्जर एटम। ठीक है, मैं लिख भी रही हूँ साथ बट फेल्स फॉर लार्जर एटम, लार्जर एटम्स विद मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, ये मैंने आपके लिए लिख दिया लार्जर एटम्स विद मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें आपके बुक के हवाले से छोटी छोटी बातें करेंगे, वैसे बातें तो बहुत कुछ हो सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और बता दूँ, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इट कुडेंट एक्सप्लेन द फाइन डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये ठीक है, फाइन डिटेल्स इसने बताई नहीं थी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, तो इट कुडेंट एक्सप्लेन द फाइन डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सही हो गया जी। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा इट कुडेंट एक्सप्लेन फाइन डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये थोड़े से इसके डिफेक्ट थे। स्पेक्ट्रल लाइंस SPECTRL स्पेक्ट्रल हो गया, लाइंस हो गया। तो चलें जी, ये आप अपने डिफेक्ट्स थोड़े से लिख लिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी जिसमें इनका रदरफोर्ड और इसका बोहर्स का हम फिर कंपैरिजन भी देख लेंगे। चलें जी, ये था डिफेक्ट्स। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स की हेडिंग लगा लिएगा और फिर इसको थोड़े से ड्रॉबैक्स भी याद कर लिएगा। ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, और मैं आपको अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर हम थोड़ा सी डिस्कशन कर लेते हैं तो वो भी सही रहेगा, तो एक साथ थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। चलें आगे, हम बहुत तो समझ रहे थे और साथ में हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी देख लेते हैं। इससे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है बेसिकली, वो कह रहा है कि दिस इज़ अ करंट मॉडल यूज्ड बाय मॉडर्न साइंस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये करंट मॉडल है आपका। डेल्टन था, प्लम पुडिंग था, उसके बाद आपका रदरफोर्ड आया, फिर आपका जी बोहर्स आ गया। अब जो रिसेंट हम यूज़ कर रहे हैं करंट, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल में हम बात क्या करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ बेसिकली अ वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, इसका जो है वेव लाइक बिहेवियर है। नंबर 2 इसका जो है ये ऑर्बिटल, हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मोस्ट प्रोबेबली ऑर्बिटल से मिलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है वो भी आगे देखते हैं। तो मैं कट शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गए जी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट जो है, ये हाइजेनबर्ग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन और द लोकेशन, और उसके साथ साथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड लोकेशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक हो गया। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल सी लैंग्वेज दी है आपके लेवल की, आप जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द करेक्ट लोकेशन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यानी उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये देयर इज़ अ डाउट। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि डाउट है। तो वो कहता है कि जी हाइजेनबर्ग कहता है कि बहुत ही मुश्किल सी बात है कि हम एग्जैक्ट जो है इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल शेल, और एक सिंगल शेल पे नहीं रहता बल्कि वो जंप करता रहता है हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। तो फिर हमने ये देखा कि ये आसानी से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एक साथ। लफ्ज़ को समझें, एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम
आप उसकी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और आप उसकी जो है ना मोमेंटम का मतलब है मोशन को आप जो है डिडक्ट और फाइंड आउट नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। तो ठीक हो गया, ये आपको बात समझ में आ गई। क्योंकि ये मैं तो एग्जांपल यही देती हूँ कि जैसे आप कहते हैं ना, ये एक डॉन है जिसको पकड़ना जो है ना नामुमकिन है, तो आप इसको पकड़ नहीं सकते। अगर आप इसकी लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और इसकी स्पीड जो है चेंज हो जाती है। अगर स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो ये लोकेशन चेंज कर लेते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, ऐसा कोई मसला नहीं है, इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ये रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा बीच में, समझ में आ गई आपको। और उसके बाद आ जाता है जी ये लुइस डी ब्रोगली, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ इस पेज के ऊपर, लेकिन ये कि आप तो रीडिंग ज़रूर कर लिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट फर्दर जो है क्लियर हो जाएं। डी ब्रोगली पे आ जाते हैं। डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूअल नेचर रखता है। ड्यूअल नेचर का मतलब आपको समझ में आ गया कि इट हैज़ अ टू पर्सनैलिटी। अब एक तो ये है कि ही सजेस्टेड दैट इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ज़ाहिर है हम जानते हैं कि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है 7th क्लास से कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉन इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। यस, ही सजेस्टेड दैट द सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रॉन की क्या है कि इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। और फिर ज़ाहिर है सब एटॉमिक पार्टिकल है तो कैन एग्जिबिट बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक एंड अ वेव लाइक बिहेवियर। तो ये स्टेटमेंट है इसका जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली ने क्या किया। ही सजेस्टेड दैट, ये रहा स्टेटमेंट, ठीक हो गया। ही सजेस्टेड दैट, बाकी रीडिंग आपने करना है, सिर्फ यहाँ तक आपको जो है ना याद होना चाहिए। तो लुइस डी ब्रोगली ने कहा कि ही सजेस्टेड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन जो हैं इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, लाइक पार्टिकल लाइक भी है और वेव लाइक भी है। तो पार्टिकल लाइक तो है ही, और वेव लाइक बिहेवियर कैसा है, जैसे कि आपको वेव लाइक बिहेवियर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर अगर आप पत्थर मारेंगे जो स्प्लैश उड़ेगा, जो छींटा उड़ेगा, दैट इज़ लाइक अ पार्टिकल। और जो पानी में वेव्स बनेंगे तो वो वेव लाइक बिहेवियर हो गया। इसी तरह वेव लाइक बिहेवियर की वजह ये भी है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जब वो इतना फास्ट, इतनी मोमेंटम, इतनी स्पीड से जब मूव करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ वेव। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल भी दूंगी, अगर फैन अगर रुका हुआ है तो उसके 3 ब्लेड्स हैं ना, 3 ब्लेड्स आर देयर इन द फैन, और 3 ब्लेड्स हैं। और अगर जब हम उसको ऑन करते हैं फ़ैन को तो वो ब्लेड्स कैसे फास्ट मूव करते हैं, इट एक्ट्स लाइक अ वेव। तो बस आपने ये याद करना है कि डी ब्रोगली ने क्या कहा है, कि डी ब्रोगली कहता है कि इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इट कैन एग्जिबिट लाइक बोथ पार्टिकल एंड द वेव लाइक बिहेवियर। तो ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी, तो ये आपने कर लेना है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको आप कवर करेंगे। तो आज मैंने आपको बहुत भी समझा दिया, और साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगली के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है। चलें जी, आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम इंशाल्लाह आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिविटी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।